हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, शुरू किया जाए आज की क्लास। और आप सभी की जो आपका एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, एनसीईआरटी, और इसमें हम लोग आपका ज्योग्राफी देखिए आपका कंप्लीट करवा दिया गया है, और हिस्ट्री भी आपका क्लास 6 और क्लास 7 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्लास 6 और क्लास 7 का क्वेश्चन आंसर करवा दिया गया है। आज देखेंगे दोस्तों एनसीईआरटी 8 का आपका, है ना। 6 7 हो गया और आज से आपका 8 स्टार्ट हो गया है। और 8 में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आज यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और कल देखेंगे चैप्टर 3 आपका। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, और यहीं से सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आप लोग को सिलेबस में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट सभी लोग आ जाइए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, तैयारी चल रही है आप सभी की, है ना। तैयारी अच्छे से करते रहिए, है ना। समय धीरे धीरे निकला जा रहा है, और इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, जहां आपको सारे पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इसमें जुड़ने के लिए अभी मात्र 499 चार्ज है। आपको सिर्फ एक बार 499 का पेमेंट करना है। उसके बाद आपको जब तक एग्ज़ाम न हो तब तक आपकी इसका पीडीएफ वीडियो नोट आपको मिलते रहेगा। यानी कि जो एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है आपको, है ना, 19 20 और आपका 26 27 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो कोई मंथली चार्ज आपको नहीं लगेगा, बस एक ही बार आपको इसमें चार्ज लगने वाला है। तो फटाफट सभी लोग आ जाइए, शुरू करें आज की क्लास। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। और जो लोग पेमेंट किए हैं सिर्फ अब क्लास उन्हीं को मिलने वाला है ना, तो कुछ ध्यान रखिएगा, सभी लोग जुड़ जाइए। जो लोग पेमेंट किए हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को क्लास मिलेगा 1-2 दिन के बाद। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बताइए। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है ये कहाँ पर है? दिल्ली में है, कलकत्ता में है, मुंबई में है, या देहरादून में है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय या अभिलेखागार जो है दोस्तों ये आपको दिल्ली में है ना। कहाँ है? ये आपका दिल्ली में है। फटाफट आ जाइए सभी लोग, गुड इवनिंग। और 9 बजे आपकी डेली टेस्ट चलती है एनसीईआरटी वाला। ठीक है, तो एनसीईआरटी अभी शुरू हो गई है, आ जाइए। ये है आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1920 ईस्वी दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थापना किया गया था। पहला का आंसर नंबर ए हो गया आपका। दूसरा नंबर चलिएगा सभी लोग देखिए, दूसरा नंबर सवाल है कि इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? ठीक है, इतिहास को दोस्तों कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, 1 2 3 या 4? तो कितने कालों में विभाजित किया गया है इतिहास को? तो इतिहास को दोस्तों 3 कालों में विभाजित किया गया है, याद रखिएगा, है ना। 3 काल में विभाजित किया गया है, और वो 3 काल कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करके बताना है ना। वो 3 काल कौन कौन से हैं जो इतिहास को आपको बांटा गया है? तो नेक्स्ट प्रश्न है कि जेम्स मिल ने, है ना, अगला प्रश्न है 3rd नंबर, कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन 3 कालखंडों में बांटा है? जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत का जो इतिहास है इसको 3 कालखंड में बांटा गया है। और इसको बांटा किसने है? तो जेम्स मिल के द्वारा इसको बांटा गया है। ठीक है, जेम्स मिल के द्वारा इसको बांटा गया है। तो ये कौन कौन से कालखंड है? एक तो हिंदू हो जाएगा, और दूसरा मुस्लिम हो जाएगा, और तीसरा आपका ब्रिटिश हो जाएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए इसको आप प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भी कह सकते हैं, है ना। तो आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर है कि ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। कई बार सवाल पूछे गए हैं, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय। जी हाँ, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, या लॉर्ड माउंटबेटन। 4 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय, आंसर नंबर आपका लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना है, जितने लोग लाइव हैं, है ना। और जो लोग बाद में दिखने वाले हैं तो उन लोग भी अपना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जी 5 नंबर है कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कब बने? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो हैं ये भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, ऐसे भी आपको पूछ सकता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, याद रखिएगा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल
वॉरेन हेस्टिंग्स, और ये कब बने थे दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, तो 1773 ईस्वी में, है ना, 1773 ईस्वी में इन्होंने बने थे गवर्नर जनरल बंगाल के, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है आपका 6 नंबर। कह रहा है कि जेम्स मिल, है ना, जेम्स मिल कहाँ के थे, तो ये स्कॉटलैंड के थे। तो जेम्स मिल के द्वारा निम्नलिखित पुस्तक का नाम क्या है ना। तो जेम्स मिल के जो पुस्तक है उस पुस्तक का क्या नाम है, तो आपका ऑप्शन है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, हिस्ट्री ऑफ जापान। तो 6 का हो जाएगा दोस्तों ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके पुस्तक के लेखक है जेम्स मिल का, है ना। और जेम्स मिल ही दोस्तों भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किए थे, शुरू ही हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है ना। आप पढ़ते होंगे औपनिवेशिक युग, तो औपनिवेशिक युग का मतलब क्या होता है, तो औपनिवेशिक युग का मतलब ही होता है ब्रिटिश काल, है ना। भारतीय इतिहास का औपनिवेशिक युग का मतलब हो गया दोस्तों आपका ब्रिटिश काल, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है 8 नंबर। कह रहा है कि ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए थे। जी हाँ, जो ब्रिटिश काल जो आपका शासन किया था भारत पर, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज था इसको बचाकर रखने के लिए क्या बनाया गया है, तो अभिलेखागार बनाया गया है और संग्रहालय बनाया गया है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 1 और 2 दोनों हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। आप लोग अपना अपना फटाफट कमेंट जरूर करते चलना है, कमेंट करने से है ना आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। और याद ही तो करना है दोस्तों, है ना, रिवीजन करना है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ याद भी होगा तो उनका रिवीजन भी होते चला जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1817 ईस्वी में भारत के इतिहास हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का जो दार्शनिक था वो था आपका जेम्स मिल, और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, जेम्स मिल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 नंबर। 10 नंबर सवाल है दोस्तों कि अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती थी, है ना। जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत होती है लॉर्ड मेयो के शासन काल में, ठीक है। लॉर्ड मेयो के शासन काल में जनगणना की शुरुआत होती है 1872 में। अगर पूछा जाए कि नियमित जनगणना कब से शुरू हुई थी, तो 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासन काल से आपकी शुरुआत होती है, ठीक है। नियमित जनगणना मतलब कि 10 साल के अंतराल पर होता है जनगणना आपका, है ना, टोटल 10 साल के अंतराल पर होता है, तो याद रखिएगा, है ना। तो प्रश्न है कि अंग्रेजी काल में जो जनगणना के माध्यम से क्या जानकारी किया जाता था, तो 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लोगों की संख्या, उनकी क्या जाति है और उनके क्या व्यवसाय है, ये सभी चीज़ों की जानकारी एकत्रित की जाती थी। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर सवाल है कि देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात को विशेष महत्व दिया। तो देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात को महत्व दिया था, तो आपका सर्वेक्षण को सबसे ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया था, है ना, सर्वेक्षण को। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। देखिए सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। जो आपको ग्रुप दिया गया था 7857824310, क्योंकि अब उन्हीं को क्लास मिलेगा जो लोग पेमेंट करके ग्रुप में जुड़े हैं, है ना। तो ध्यान रखना है 499 का इसमें चार्ज है, फटाफट सभी लोग जुड़ जाना है, उन्हीं लोग को फिर क्लास मिलेगा। प्रश्न है 12 नंबर की 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांटा था स्कॉटलैंड का दार्शनिक। चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जेम्स मिल के द्वारा ये आपका हुआ था आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर की भारत में अंग्रेजी शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेजी शासन जो था आपका भारत में, है ना, अंग्रेजों का बहुत दिन राज रहा 200 वर्षों तक, तो इसके शासनकाल को किस नाम से जानते हैं, अंग्रेजी युग, औपनिवेशिक युग, या फिर आपका दोस्तों लोकतांत्रिक युग, या फिर प्राचीन युग। तो इसको कहते थे औपनिवेशिक युग, है ना, क्या कहते हैं इसको, औपनिवेशिक युग। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे, है ना। एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे। देखिए ये सवाल आपको कह रहा है ना कि देखिए इतिहासकार का काम क्या है, कौन सा लड़ाई कब हुआ,
कौन सा कब जन्मा, कौन कब मरा, है ना, ये सारा उसके पास कलेक्शन होना चाहिए। और यही सब उधेड़-बुन में सभी इतिहासकारों के बीच क्या होते रहता था, तो बहस होते रहता था, है ना। तो इसी को कहा जाता था कि इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे दोस्तों, तो ये तारीखों के जादू में खोए रहते थे, है ना, तारीखों के जादू में खोए रहते थे आपके। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, कह रहा है कि कुछ लोगों की इतिहास के बारे में क्या धारणा है। तो कुछ लोगों की इतिहास के बारे में धारणा क्या है, तो इतिहास बहुत उबाऊ है। बहुत सारे लोग को इतिहास बहुत उबाऊ लगता होगा, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ही आपका, इतिहास बहुत उबाऊ है। उबाऊ इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे राजा महाराजा, है ना, कौन कब जन्मा है, कब मरा, कौन लड़ाई कब हुआ, है ना, कौन किसका पोता है, नाती है, कौन क्या किया, कौन सा उपाधि धारण किया, है ना, ये सारे चीज़ हैं। तो इसीलिए इसको याद रखना पड़ता है ना। ये समझने वाला चीज़ कम, याद रखने वाला चीज़ ज़्यादा है, तो इसीलिए उबाऊ हो जाता है ना। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों नींद भी आने लगती है ना, बहुत सारे लोगों को ये आने लगती होगी। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर की, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था, ये हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम जो दिया था वो किसको दिया था, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स रेनेल को इन्होंने ये काम दिया था कि हिंदुस्तान का नक्शा तुम बनाओ, है ना, जेम्स रेनेल को। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके कौन थे। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कार्नवालिस, विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों जो थे वो हो जाएंगे आपके 17 का ऑप्शन नंबर आपका सी। जी हाँ, बिल्कुल सही, लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका पार्ट 2। तो यहाँ पर पार्ट 1 समाप्त होता है, अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 नंबर, ठीक है। चलिए पार्ट 2 प्रश्न है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो चैप्टर 1 है आपका ये, है ना, ये चैप्टर 1 का पार्ट 2 नंबर, चैप्टर 1 का ये पार्ट 2 है दोस्तों, हिस्ट्री का आपका, ठीक है, क्लास 8 का आपका। तो भारत के अंतिम जो वायसराय थे वो कौन थे, जो आप लोग आंसर दे रहे हैं लॉर्ड माउंट बेटन, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, लॉर्ड माउंट बेटन। ये कब से कब तक थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लॉर्ड माउंट बेटन जो थे ये अंतिम वायसराय थे भारत के, और ये कब से कब तक थे। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि जेम्स मिल ने, है ना, जेम्स मिल ने क्या सुझाव दिया ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो जेम्स मिल जो था इन्होंने ही भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था, है ना, और इन्होंने दोस्तों क्या सुझाव दिया ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा सारे भूभाग पर कब्जा, है ना, ये बहुत ज़बरदस्त आदमी था, है ना, कह रहा है कि सारे भूभाग पर कब्जा कर लो, है ना, इसी से भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सकता है। बताइए तो, है ना, कितना छोटा था ये। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 3rd नंबर, कहा लगे भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय जो अभिलेखागार है या संग्रहालय जो है ये आपका है कहाँ, तो ये आपका दिल्ली में है, और ये बनाया कब गया था, तो आपका 1920 ईस्वी में, है ना, 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली क्रांति कब हुई थी, है ना, भारत में पहली क्रांति कब हुई थी। तो भारत में पहली क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, है ना, 1857 की क्रांति, है ना। भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति यहाँ पर लिखना चाहिए था, है ना, ऐसे क्रांति तो बहुत सारा हुआ, तो भारत की पहली स्वतंत्रता की क्रांति, है ना, ये हुआ था 1857 में, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर की महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का क्या नाम था। जी हाँ, महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की राजकुमारी थी, और इसके तीसरे पुत्र का क्या नाम था, तो बेंटिक, आर्थर, डलहौजी या हेस्टिंग्स। 5 का हो जाएगा दोस्तों आपका आर्थर, है ना, इसके पुत्र का क्या नाम था, आपका आर्थर नाम था इसके पुत्र का, है ना, महारानी विक्टोरिया की। अगला प्रश्न है कि आर्थर को क्या पदवी दी गई थी, है ना। आर्थर जो था महारानी विक्टोरिया के तीसरा जो पुत्र थे, इसको कौन सा पद दिया गया था दोस्तों, तो ड्यूक ऑफ कनाट, है ना, ड्यूक ऑफ कनाट, ठीक है, याद रखना है, ड्यूक ऑफ कनाट इनको पद दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 7 नंबर, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे। वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे। 7 का आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में, है ना, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल ये 1773 में बने थे आपका।
ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्त, देखिए मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ आप सभी का, है ना, मैं फटाफट आंसर करते चल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। आप लोग भी अपना अपना फटाफट आंसर करते चलिएगा, है ना, और आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक किसको कहा गया है दोस्तों? ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक किसको कहा गया है? ब्रिटेनिया को, जेम्स मिल को, रेनेल को या विलियम बेंटिक को? तो ब्रिटिश सत्ता का जो प्रतीक वो ब्रिटेनिया को कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न 9 नंबर सवाल। 9 नंबर है कि भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कब किया? जी हाँ, तो भारतीय जो ब्राह्मण थे उन्होंने इंग्लैंड के ब्रिटेनिया को शास्त्र जो भेंट किए थे वो कब किए थे? तो 9 का हो जाएगा आपका 1782 ईस्वी में। ठीक है, 1782 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। शास्त्र भेंट किसको कहा गया है दोस्तों? शास्त्र भेंट का मतलब क्या होता है? तो शास्त्र भेंट का मतलब होता है आपका कि प्राचीन पवित्र ग्रंथ, है ना, प्राचीन पवित्र ग्रंथ जो था यही ब्रिटेनिया को मतलब कि भेंट में दिया गया था आपका, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका 10 का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर की, लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था? बताइए, लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था? 1922, 23, 24 या 55? 11 का आंसर हो जाएगा आपका 1922 में, यानी कि 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में एक और कौन सी महत्वपूर्ण घटना होती है? तो कौन सी घटना होती थी बताइएगा? चौरी चौरा घटना भी आपका 1922 में ही हुआ था, 5 फरवरी 1922, है ना, और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 11 नंबर सवाल कि निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन नहीं रहे थे? है ना, गवर्नर के पद पर कौन नहीं रहे थे दोस्तों? हेस्टिंग्स, रिपन, रेनेल या विलियम बेंटिक? तो गवर्नर के पद पर कौन नहीं थे? तो 12 का आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स भी थे गवर्नर के पद पर, रिपन भी रहे थे आपका, और विलियम बेंटिक भी रहे थे, है ना। रेनेल इसके पद पर नहीं रहे थे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर की, अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, है ना। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कथन किसका है कि अंग्रेजों के मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता? तो ये चोटा वही कह सकता है, जेम्स मिल, है ना, यही कहा था आपका जेम्स मिल कि बिना अंग्रेज की मदद से हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। और आज देखिए हिंदुस्तान कहाँ है और अंग्रेज कहाँ है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपका 14 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि जब एक देश दूसरे की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? है ना, जब एक देश जो है दूसरे की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है औपनिवेशिक, है ना। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं औपनिवेशिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने की जगह को क्या कहते थे? तो जो दस्तावेज होते थे उसको रखा कहाँ जाता था? तो उसको दोस्तों रखा जाता था अभिलेखागार में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है कि पश्चिमी संसार, है ना, पश्चिमी जो देश थे, जो विकसित कंट्री थे उस समय, तो पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? आधुनिक काल में पूछ रहा है ना। पश्चिमी देश कहने का मतलब हो गया आपका अमेरिकन कंट्री, आपका यूरोपीय कंट्री, है ना। तो ये आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? 16 का हो जाएगा विज्ञान का विकास, तर्क का युग और लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण आपका लगभग 34-35 सवाल था आपका। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे चैप्टर 2 का, है ना। अभी क्लास समाप्त नहीं हुई है, अभी आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 हम लोग देख रहे थे, अभी देखेंगे चैप्टर नंबर 2 और इसमें भी लगभग 30-35 महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें जुड़ जाइए फटाफट, क्योंकि उन्हीं को फिर क्लास मिलेगी जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अन्यथा दूसरे लोगों की क्लास फिर नहीं मिल पाएगी। तो 499 इसमें चार्ज है। अगला प्रश्न है पहला नंबर, देखिएगा पार्ट 1 का पहला सवाल है, कोलकाता का पुराना नाम बताना है आपको कि कोलकाता का पुराना नाम क्या है। तो कोलकाता का पुराना नाम जो है दोस्तों ये कैलकटा है ना। कैलकटा इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, लेकिन इसको बंगाली भाषा में कहते हैं कोलकाता या फिर कोलिकाता, है ना। तो ये बंगाली भाषा भी ध्यान रखना है, और कैलकटा इसको इंग्लिश में कहा जाता था। वर्तमान में इसको कोलकाता कहते हैं ना, वर्तमान में इसको कोलकाता कहते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति किसने दी थी? जी हाँ,
तो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की जो अनुमति दिया गया था, यही सब काम गलती किया गया था। और ये किसने किया था दोस्तों? तो ये किया गया था आपका औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, किसने किया था? तो ये औरंगजेब के द्वारा किया गया था। औरंगजेब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। तीसरा नंबर सवाल है कि नवाब मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? तो नवाब मुर्शिद कुली खान जो थे ये कहाँ के नवाब थे? तो 3 का हो जाएगा। नवाब मुर्शिद कुली खान कहाँ के थे दोस्तों? कलकत्ता, बंगाल, बिहार या अवध? तो ये दोस्तों बंगाल के नवाब थे, है ना। कहाँ के नवाब थे? बंगाल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि मद्रास के जहाज़ों से सामान लाते स्थानीय जहाज़ों का चित्र किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। मद्रास के जहाज़ों से सामान लाते स्थानीय जहाज़ों का जो चित्र बनाया था वो किसने बनाया था? 4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका विलियम सिम्पसन, बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों विलियम रिपन या वेलेजली या फिर विलियम बेंटिक। तो ये जो चित्र बनाया गया था दोस्तों, ये बनाया गया था आपको विलियम सिम्पसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आपका 5। मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि मुर्शिद कुली खान के बाद, मुर्शिद कुली खान जो था ये बंगाल का नवाब था, और इसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना ये बताना है आपको। तो इसके बाद जो बना था दोस्तों वो अलीवर्दी खान बना था। कौन बना था? अलीवर्दी खान इसके बाद वहाँ का नवाब बना था बंगाल का। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अलीवर्दी खान मुर्शिद कुली खान के बाद। अगला है कि अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद नवाब कौन बना, है ना। अब बताइए कि अलीवर्दी खान की मृत्यु जब हुआ तो उसके बाद नवाब कौन बना? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? अलाउद्दीन खिलजी नहीं, मुर्शिद कुली खान का द्वितीय नहीं, मीर कासिम ये भी नहीं, सिराजुद्दौला बना था दोस्तों, है ना। तो अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बना, याद रखना है। और आपका मुर्शिद कुली खान के बाद कौन बना था? तो अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान के बाद आपका सिराजुद्दौला बना था। अगला है दोस्तों कि कंपनी के व्यापार को कौन ठेस पहुंचाने लगे थे? तो कंपनी का जो व्यापार हो रहा था आपका, इसको ठेस कौन पहुंचा रहा था? अलीवर्दी खान या फिर आपका मुर्शिद कुली खान द्वितीय या फिर सिराजुद्दौला? तो ये सभी दोस्तों इसको ठेस पहुंचा रहे थे। राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा 7 का। ठीक है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर कि अलीवर्दी खान की मृत्यु कब होती है? तो अलीवर्दी खान की जो मृत्यु होती है 1755 या 1756, 1757 या 1779। अलीवर्दी खान की मृत्यु कब होती है मेरे भाइयों? तो इसकी जो मृत्यु होती है वो होती है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 1756 ईस्वी, है ना। 1756 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, चलिए अलीवर्दी खान की। अगला प्रश्न है आपका सिराजुद्दौला कब नवाब बना था दोस्तों? सिराजुद्दौला जो नवाब बना था ये नवाब कब बना था, है ना। तो आज के ज़माने में कहावत है कि बहुत बड़का नवाब बन गए हो। तो जी हाँ दोस्तों, ये नवाब कब बने थे? तो ये नवाब बने थे आपके, आंसर हो जाएगा 1756 ईस्वी में ही ये नवाब बना था, है ना। और 1756 ईस्वी में ही दोस्तों किसकी मृत्यु होती है? तो अलीवर्दी खान की, और अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बना था 1756 में आपका। प्लासी का असली नाम क्या है ना। प्लासी का युद्ध आप पढ़े होंगे 1757 ईस्वी, है ना। प्लासी का युद्ध 1757। तो इसका असली नाम जो है ये पलासी है। इसका प्लासी का असली नाम जो है दोस्तों ये पलास, कहीं कहीं आपको पलास भी मिलेगा, और पलासी ही इसका असली नाम है ना, पलासी। ठीक है, पलासी। और ये पलास जो वृक्ष होता है उसी के नाम पर ये नाम पड़ा था आपका, पलासी का युद्ध। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर आपका बी नंबर, इसका आंसर आप ले सकते हैं, है ना। बी नंबर इसका आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों पलासी। 11 नंबर प्रश्न है कि पलासी का क्या मतलब होता है? जी हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पलासी का मतलब होता है वो होता है पलास का फूल, है ना। पलासी का मतलब क्या होता है? तो पलास का जो फूल होता है ना, वही होता है पलासी का मतलब, है ना। और पलास के फूल से क्या बनता है बताइएगा कमेंट करके। आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 11 का ए नंबर आपका, है ना। और पलास के फूल से बनता क्या है ना। तो अगला सवाल यही है कि निम्न में से पलास के फूलों का रंग कैसा होता है? देखिए, तो पलास के फूल से क्या बनेगा? तो रंग बनता है ना। पलास के फूल से क्या बनता है? तो रंग बनता है। और इस रंग का रंग कैसा होता है ये बताना है आपका। तो पलास का जो फूल होता है इसका जो रंग होता है ना वो लाल ही होता है। ठीक है, कैसा होता है रंग? तो लाल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर कि पलाश के फूलों का क्या बनाया जाता है। तो पलाश के फूलों का अभी बता दिए, रंग बनाया जाता है। 13 का आंसर नंबर, रंग कहिए या गुलाल कह सकते हैं ना, इसका गुलाल कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो सकता था यहाँ पर। ऐसे गुलाल आपको आंसर दिया गया है बुक में, है ना, बुक में जो लिखा गया है वो आपको पलाश के फूलों का क्या बनाया जाता है, तो गुलाल बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ही आपको दिया गया है बुक में आपका। ठीक है, गुलाल ही दिया गया है। तो चलिए हम गुलाल ही लेकर के चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर कि गुलाल का उपयोग जो है किस त्यौहार पर किया जाता है ना। तो आपको पता है कि गुलाल हम लोग कब लगाते हैं, होली में लगाते हैं, है ना। तो होली पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका गुलाल का उपयोग। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर सवाल कि 1757 ईस्वी में अंग्रेजी शासक कौन था। तो 1757 में अंग्रेजी शासक कौन था दोस्तों, बताइएगा, है ना। 1757 जब प्लासी का युद्ध होता है तो अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, है ना। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था दोस्तों आपका, है ना, अंग्रेज की तरफ से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया सवाल है। प्रश्न है 16 नंबर की नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। तो नवाब सिराजुद्दौला का, है ना, नवाब जो सिराजुद्दौला था इसका हार का मुख्य कारण क्या था, सेना कम होना, या फिर आपका बी नंबर ऑप्शन है मीर जाफर की गद्दारी, या फिर दुर्गामी का अभाव, या नवाब में सूझबूझ की कमी। तो 16 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो नवाब सिराजुद्दौला की जो हार का मुख्य कारण था वो था दोस्तों मीर जाफर की गद्दारी, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, इन्होंने बड़ा गद्दारी किया था। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर कि सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद कौन नवाब बना था। बताइए, सिराजुद्दौला की जब मृत्यु हुई तो इसके बाद नवाब कौन बनता है। तो इसके बाद बनता है दोस्तों मीर जाफर। कौन बनता है, मीर जाफर इसके बाद नवाब बनता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 का। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर मीर जाफर। तो ये था आपका पार्ट 1। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2, है ना। तो अभी आप जाइएगा नहीं, अभी लगभग 17-18 सवाल यहाँ पर हम लोग और देखने वाले हैं। तो चलिए जी, पार्ट 2 का पहला सवाल है बक्सर की लड़ाई कब होती है। बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, है ना। तो 1757 में तो आपको प्लासी का युद्ध होता है ना। तो 1764 ईस्वी में हुआ था दोस्तों आपका, क्या हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बक्सर का युद्ध। और इसी युद्ध के बाद दोस्तों 1765 में क्या होता है, तो इलाहाबाद की संधि होती है, आपको ये भी आप याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था। बताइए 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ तो इसमें हारा कौन भाई साहब, मीर जाफर, मीर कासिम, बहादुर शाह द्वितीय या शाह आलम। तो इसमें हारा जो था वो हारा था मीर कासिम, है ना। कौन हारा, मीर कासिम इसमें हारा था। चलिए, आंसर हो जाएगा आपका मीर कासिम। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, है ना, राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बक्सर की लड़ाई में। अगला प्रश्न है जीता कौन था, तो अंग्रेज जीता था आपका। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था जब उनकी आयु कितनी थी, है ना। जब रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों भारत आया तो उसकी उम्र कितनी थी दोस्तों, तो उसकी उम्र जो थी ना बहुत कम उम्र थी, मात्र 18 साल का वो लौंडा था आपका। ठीक है, मात्र 18 साल का वो लौंडा था। 3 का आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव, है ना, 18 साल। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न कि रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब किया। भाई साहब इन्होंने आत्महत्या भी कर लिया। तो आत्महत्या इन्होंने कब किया, इन्होंने 1774 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 4 का आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, सहायक संधि कब और किसने चलाई थी। सहायक संधि कब और किसने चलाई थी, लॉर्ड वेलेस्ली, रिपन, डलहौजी या विलियम बेंटिक। तो सहायक संधि जो चलाया गया था वेलेस्ली के द्वारा चलाया गया था 1801 ईस्वी में, है ना। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली 1801। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। विलय नीति दोस्तों या फिर हड़प नीति भी कहते हैं, तो विलय नीति किसने चलाई थी। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय नीति लाई गई थी, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। सबसे पहले किसको विलय किया गया था, तो हैदराबाद को। अगला प्रश्न है आपका
प्रश्न नंबर, कलेक्टर की पदवी कब आई थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ये कौन लाया था कलेक्टर का पद? तो वो था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स, है ना। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही दोस्तों कलेक्टर का पद आया था, और ये आया था 1772 ईस्वी में, है ना। 1772 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कहीं कहीं 1771 भी देता है ना, ऐसे 1772 भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि काजी का मतलब क्या होता है ना। काजी, उस समय काजी का उपयोग किया जाता था, तो काजी का जो मतलब होता है वो न्यायाधीश होता है ना। अभी हम लोग न्यायाधीश का करते हैं, और उस समय उसको काजी कहा जाता था। आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, न्यायाधीश। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है ये कब होती है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9 का आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका 1773। ठीक है, चलिए जी, ये नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद कितने में है? तो 124 में है आपका सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, मैसूर और अंग्रेजों में कौन कौन से युद्ध हुए थे? बताइए, मैसूर और अंग्रेजों में कौन कौन से युद्ध हुए थे? तो मैसूर और अंग्रेज में दोस्तों 4 युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और चतुर्थ हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना। मैसूर और अंग्रेजों के बीच युद्ध याद रखिएगा, 1767 से 99 प्रथम, 80 से 84 द्वितीय, 90 से 92 तृतीय, और 1799 चतुर्थ। प्रश्न है आपका, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो मैंने अभी बताया कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था आपका, और ये हुआ था आपका दोस्तों 1799 ईस्वी, है ना। तो ऑप्शन 11 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान बेचारे शहीद हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सालबाई की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि कब हुई थी? 1781 और 1782, 83, 84। 12 का आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सालबाई की संधि 1782 ईस्वी, है ना। 1782 ईस्वी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ी सी हमारी तबीयत गड़बड़ हो गई है ना, सर्दी लगता हो गया हमें, और पूरा सर दर्द कर रहा है। प्रश्न है 13 नंबर की, हरियाणा का क्षेत्र पंजाब में कब मिलाया गया था? तो हरियाणा का जो क्षेत्र है ये पंजाब में कब मिलाया गया? 1857, 1858, 59 या 60? तो 13 का आंसर क्या होगा दोस्तों? हरियाणा का जो क्षेत्र था ये पंजाब में मिलाया गया था आपको 1858 ईस्वी में। ठीक है, 1858 ईस्वी में पंजाब में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, सर्वोच्चता की नीति किसने शुरू की थी? सर्वोच्चता की नीति किसने शुरू की थी? 14 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना। लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा दोस्तों सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई थी, और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। डलहौजी हड़प नीति, बेलेजली सहायक संधि, है ना। चलिए जी, रिपन क्या शुरू किया था? तो रिपन शुरू किया था आपको, है ना, जनगणना, नियमित जनगणना। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर की, किकतूर इलाके पर कब्जे का विरोध किसने किया था? है ना। तो बताइए दोस्तों, किकतूर इलाके पर कब्जे का जो विरोध किया गया था वो रानी चेन्नम्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है, रानी चेन्नम्मा के द्वारा किया गया था किकतूर इलाके पर कब्जे का विरोध है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आपका 15 का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर, महाराजा रंजीत सिंह की मौत कब हुई थी? दोस्तों बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 16 का आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, हिस्ट्री में तो यही सब चीज़ याद करने वाला थोड़ा सा रहता है ना। कौन कब राजा बना, कौन कब मरा, कौन कब जन्मा, है ना। कौन सी लड़ाई किसके किसके बीच हुई, कब हुई, क्या हुई, कौन किताब लिखा है ना। ये सारे चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो 16 का हो जाएगा आपका 1839 ईस्वी में, है ना। 1839 महाराजा रंजीत सिंह की मौत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर की, पंजाब जो है ये कब अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था? तो पंजाब अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया था? 1849 या 48 या 47 या 46? तो अंग्रेजी राज्य में जो मिलाया गया था ये 1849 ईस्वी मिलाया गया था।
ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका। तो ये था दोस्तों आज का टेस्ट। आपका छोटा सा एक क्लास था, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी गड़बड़ लग रही है। और आपका 2 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया गया थोड़ा जल्दी जल्दी, है ना। तो इसको 1-2 बार आप देखिएगा, ये आपको पूरा याद हो जाएगा। और इसका बुक भी आप ज़रूर पढ़िएगा, है ना। तो बुक डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी बुक ऐसे आप मार्केट में भी जाकर के ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आप बुक डाउनलोड कर लीजिएगा NCERT, है ना। तो इसके लिए NCERT आपको करना है सर्च कहाँ पे जा कर के, तो प्ले स्टोर में, है ना। प्ले स्टोर सबके मोबाइल में होगा आपका, है ना। प्ले स्टोर सबके मोबाइल में होता है। प्ले स्टोर में जाइएगा और यहाँ पर लिखिएगा NCERT। सबसे ऊपर जो एप्लीकेशन आएगा इसको आपको कर लेना है डाउनलोड, और उसमें आपको सारे बुक आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सभी चीज़ मिल जाएगा दोस्तों। उसमें दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। उसका सोल्यूशन भी उसमें करवाया गया है, पुराना वाला किताब, नया वाला किताब, सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। ये NCERT बहुत ज़रूरी है, इसी से आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और ये हमारा व्हाट्सएप है जहाँ आप जुड़ जाइएगा। अब उन्हीं को क्लास मिलेगा फिर जो लोग पेमेंट किए हैं, तो सभी लोग इसमें जुड़ना पड़ेगा, तभी आपको फिर क्लास मिल पाएगा। 499 का इसमें चार्ज है ना। उसके बाद आपको नियमित क्लास फिर मिलते रहेगा सारे सब्जेक्ट की आपका, ठीक है दोस्तों। तो ये अभी ऑफ़र था, आप इसमें ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो फिर आपका ये ऑफ़र बढ़ जाएगा। 499 का वीडियो, लाइव क्लास, PDF, सारा चीज़ पीछे जितना क्लास हुआ है वो आपको मिल जाएगा, और आगे जो क्लास होगी वो भी आपको मिलते रहेगा ग्रुप में ही। तो जो लोग भी पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर के ज़रूर भेज देंगे ताकि उनको क्लास मिल सके और पीछे वाला वीडियो भी उनको मिल सके, ठीक है दोस्तों। जो भी आपका सवाल होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। जो भी आपका कमेंट होगा, सवाल होगा, कमेंट उसको कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और कुछ सुधार करने का है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो कुछ सुधार भी किया जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।